हम लोगों ने जो है CR फार्मूला, ठीक है, CR फार्मूला जो 10 जुलाई 1944 को आया था, इसको हमने देख लिया था। आज से हम लोग जो है वेवेल योजना से आगे हम करेंगे और आज लगभग जो है हमारा ये चैप्टर यानी कि एस के पांडे बुक भी जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अंतिम वीडियो है ये, स्टार्ट करते हैं। वेवेल योजना आया था 14 जून 1945 को आया था वेवेल योजना, ठीक है। वेवेल योजना कब आया था? 14 जून 1945 को आया था। अक्टूबर 1943 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड विस्काउंट वेवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे। तो अब लिनलिथगो के बाद कौन आए थे? तो लॉर्ड वेवेल आए थे। उन्होंने भारतीय संवैधानिक गतिरोध दूर करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए। जो भी आपका गतिरोध हो रहा था, चाहे वो मुस्लिम लीग के साथ हो, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ब्रिटिश सरकार, इन सबों के बीच में या भारतीय रजवाड़ों के बीच में हो रहा था, इस गतिरोध को दूर करने की दिशा में इन्होंने प्रयास करना प्रारंभ किया। मार्च 1945 ईस्वी में वायसराय इंग्लैंड गए और वहां ब्रिटिश सरकार से भारतीय मामलों पर चर्चा की। 14 जून 1945 ईस्वी को भारतीय जनता, ठीक है, को भारतीय जनता के नाम एक प्रसारण किया। उसी दिन भारतीय सचिव आमरी ने समान वक्तव्य हाउस ऑफ कॉमन्स में दिया। वायसराय तथा भारत सचिव दोनों के विचार और मनोभाव जो थे वो समान थे। यहाँ पे देखेंगे, भारत के विद्यमान राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, भारत को उसके पूर्ण स्वशासन के लक्ष्य को आगे बढ़ाना और संवैधानिक समझौता प्राप्त करना था। यानी कि चाहे वो लॉर्ड वेवेल हों, ठीक है, लॉर्ड वेवेल हों या फिर उस समय के भारत सचिव आमरी हो, ठीक है, भारत सचिव आमरी हों, इन दोनों का जो वक्तव्य था, जो मनोभाव था, यानी इनके जो विचार थे वो सब सेम थे। और वो ये थे कि जो राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हुई है उसको दूर किया जाए, पहली बात तो ये। दूसरा, जो पूर्ण स्वशासन की मांग हो रही है, ये पूर्ण स्वशासन के लक्ष्य को आगे बढ़ाया जाए, यानी कि देने की कोशिश किया जाए। और तीसरी चीज़ है कि संवैधानिक समझौता जो है इसके विषय में आगे बढ़ाते हुए, यानी पूर्व स्वशासन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के साथ साथ संवैधानिक जो समझौता है उसको भी प्राप्त करना इनका लक्ष्य था। वेवेल योजना के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। अब वेवेल योजना के जो प्रावधान थे हम उसको देखते हैं कि कौन कौन से जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। पहली बात तो यह है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। सिर्फ 2 लोग होंगे जो भारतीय नहीं होंगे, एक परिषद में वायसराय और दूसरा कमांडर इन चीफ। ये 2 को छोड़कर सभी सदस्य क्या होंगे? भारतीय होंगे। दूसरी इनकी बात थी, प्रतिरक्षा को छोड़कर समस्त भाग भारतीयों को दिए जाएंगे, यानी सिक्योरिटी रीजन को हटा दिया जाए तो बाकी सारे, चाहे विदेशी मामले हो, आंतरिक मामले हो, प्रशासनिक मामले हो, सब के सब वो क्या होंगे? भारतीयों को दिए जाएंगे वो सारे अधिकार। कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। ये बात ध्यान रखिएगा जरा यहाँ पे, ठीक है। ये पूछ देता है कि किसके जो है किस योजना के तहत जो है हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या को बराबर रखने का प्रावधान किया गया था, तो ये आपका वेवेल योजना हो जाएगा। मुसलमान सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी। जो कार्यकारिणी परिषद होगी वो क्या होगी? एक अंतरिम सरकार के समान होगी। गवर्नर जनरल बिना कारण निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। जो गवर्नर जनरल के पास जो विशेष अधिकार रहेगा वो बिना बेवजह जो है उसका प्रयोग वो नहीं करेंगे। अगला देखेंगे, कांग्रेस के नेता रिहा किए जाएंगे तथा शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। यही बात जो शिमला समझौता, आगे हम देखेंगे शिमला सम्मेलन, वो उसकी जो है एक तरह से नींव यहीं पे गढ़ दी गई थी कि कांग्रेस के जितने नेता हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा। जो आप यहाँ पे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जिनको भी गिरफ्तार किया गया था उन सब को रिहा कर दिया जाएगा और शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। अगला बात था, युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय स्वयं ही अपना संविधान बनाएंगे। यहाँ पे देखेंगे स्वयं ही अपना संविधान बनाएंगे। और लास्ट 7वां पॉइंट था, भारत में ग्रेट ब्रिटेन के वाणिज्यिक तथा अन्य हितों की देखभाल के लिए एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाएगी। अब बात करते हैं शिमला सम्मेलन। जैसा कि वेवेल योजना में ही कह दिया गया था कि जो भी नेता जो है छूटेंगे, रिहा किए जाएंगे, उसके बाद से जो है यहाँ पे शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। और शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 से लेके 14 जुलाई 1945 तक चला। जून से लेके जुलाई तक, डेट याद रखिएगा, 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक।
वायसराय वेवेल ने 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जिसमें 21 नेताओं को जो है आमंत्रित किया गया था। कितनी नेताएं? 21 नेताओं को जो है आमंत्रित किया गया। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना थे, अबुल कलाम आज़ाद थे, सरदार पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खां, तारा सिंह और इस्माइल खां। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व, जो कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल था इसका नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यद्यपि वे शिमला में ही उपस्थित रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बात कि जब शिमला सम्मेलन हो रहा था तो गांधी जी कहाँ थे, ये भी प्रश्न आ जाता है। तो गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था, यद्यपि वो उस समय कहाँ थे, शिमला में ही उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। मुस्लिम लीग का यही अड़ियल रूप 25 जून से 14 जुलाई तक चलने वाले शिमला सम्मेलन के असफलता का प्रमुख कारण बना। ठीक है, यानी शिमला सम्मेलन क्या रहा, असफल रहा। और असफलता का मुख्य कारण क्या था, तो मुस्लिम लीग का अड़ियल रूप कि जो भी मुस्लिम सदस्य चुने जाएंगे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, वह जो है मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी, यानी कि मुस्लिम लीग स्वयं करेगी। कांग्रेस ने जिन्ना की इस मांग को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार वेवेल योजना जो है असफल रही। अतः वेवेल ने 14 जुलाई 1945 ईस्वी को सम्मेलन के विफलता की घोषणा कर दी। कब? 14 जुलाई 1945 ईस्वी को। अब बात करते हैं भारत में आम चुनाव जो दिसंबर 1945 ईस्वी में होगा। 15 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के आत्मसमर्पण के साथ, जापान ने कब आत्मसमर्पण किया, तो 15 अगस्त 1945 ईस्वी को जब जापान के आत्मसमर्पण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध जो है समाप्त हो गया। तो 15 अगस्त तो याद रहेगा ही, 1945 भी ध्यान रखिएगा। इससे एक माह पूर्व ब्रिटेन में आम चुनाव हुए जिसमें विंस्टन चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव हार गई और क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी पर्याप्त बहुमत के साथ सत्ता में आ गई। नई श्रमिक सरकार, क्योंकि लेबर पार्टी है तो श्रमिक सरकार ने सर पैथिक लॉरेंस को भारत सचिव नियुक्त किया। एटली सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था, जो कि 1936 से नहीं हुए थे। दिसंबर 1945 ईस्वी में घोषित चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधानमंडलों में भी कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% मत मिले थे। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत ली। प्रांतीय विधानमंडल में, ठीक है, प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बम्बई, ध्यान रखेंगे कौन कौन सा जगह याद रखेंगे, बम्बई, मद्रास, ठीक है, और संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत में बहुमत मिला। तो ध्यान रखेंगे 6 जगहों पे जो है बहुमत मिला है इनको। पहला हो जाएगा आपका बम्बई, बम्बई के बाद आपका मद्रास, और साथ में हो जाएगा उड़ीसा, बिहार, यूपी, बिहार, उड़ीसा, और एक साथ में याद रखिएगा मध्य प्रांत। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में कांग्रेस ने 30 सीटें जीती, जिसमें से 19 मुस्लिम सीटें भी सम्मिलित थी, जबकि मुस्लिम लीग को केवल 17 सीटें मिली। पंजाब में कांग्रेस अकालियों और यूनियनिस्ट पार्टी की साझा सरकार बनी, यानी कि पंजाब में भी इसने एक तरह से गठबंधन करके सरकार बना लिया। कांग्रेस, अकालियों और यूनियनिस्ट पार्टी की जो है साझा सरकार बनती है। मुस्लिम लीग को बंगाल तथा सिंध में ही बहुमत प्राप्त हुआ, यानी कि जो मुस्लिम लीग थी इसको एक तो बंगाल में मिला बहुमत और एक इसको सिंध में मिला, यानी 2 जगह ये भी सरकार बनाने में सफल रहेगा। शाही नौसेना का विद्रोह की बात करेंगे तो 18 फरवरी 1946 ईस्वी से लेके 23 फरवरी 1946 ईस्वी, यानी कि 18/5/23, यानी कि 5 दिन तक जो है भारतीय नौसेना का जो है विद्रोह रहा। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बम्बई में HMIS तलवार, ठीक है, IS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिया। उनकी एक मांग यह थी कि नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज़ की दीवालों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे रिहा किया जाए। यानी कि BC दत्त एक नाविक था, ठीक है, एक नाविक का नाम क्या था, BC दत्त। इन्होंने जहाज़ के दीवाल पे क्या लिखा था, भारत छोड़ो, ठीक है, और इस वजह से इनको BC दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको रिहा किया जाए, ये भी इनका डिमांड था। अगले दिन कौशल, ठीक है, कैशल और पोर्ट बैरक
के नाविक भी इस हड़ताल में शामिल हो गए। यानी कि ये जो कैसल जगह का नाम है और पोर्ट बैरक, इन दोनों जगह के जो है नाविक ये भी हड़ताल में शामिल हो गए। बम्बई में इस विद्रोह के समर्थन में जनता ने व्यापक पैमाने पर विद्रोह किया और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। 19 फरवरी को कराची के नाविकों ने भी हड़ताल कर दिया। यानी कि बात बढ़ती जा रही है, पहले INS तलवार, फिर कैसल के जो है नाविक और पोर्ट बैरक के नाविक, अब जो है कराची के नाविकों ने भी जो है हड़ताल कर दी। अम्बाला और जबलपुर के सैनिकों ने सहानुभूति के रूप में हड़ताल कर दी। ठीक है, यानी अम्बाला वाले भी इंक्लूड हो गए, जबलपुर वाले भी जो है इसमें जुड़ गए। कराची में दमनपूर्वक आत्मसमर्पण कराया गया, यानी कि जो है बलपूर्वक यहाँ पे कार्रवाई किया गया। कराची में 6 नाविक मारे भी गए। बम्बई में सेना के नाविकों तथा उनके सहयोगियों को शांत करा दिया। बम्बई में जो नाविक थे और उनके जो सहयोगी थे उनको जो है सेना ने शांत करा दिया। नौसेना विद्रोह में इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि नारे लगाए गए। इस विद्रोह के समर्थन में 22 फरवरी को, ध्यान रखेंगे 22 फरवरी को बम्बई में एक अभूतपूर्व हड़ताल का आयोजन किया गया। इसमें 20 लाख मजदूरों ने हिस्सा लिया। उनके प्रदर्शनों में 3 झंडे एक साथ चलते थे। कांग्रेस का तिरंगा, ठीक है, कांग्रेस का जो तिरंगा था ये चलता था, लीग का हरा झंडा चलता था और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा भी जो है, तीनों झंडे जो है एक साथ चलते थे। इस देशव्यापी विस्फोटक स्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल और जिन्ना ने इन्हें आत्मसमर्पण करने की सलाह दी कि भैया एक काम करो, ठीक है बहुत हुआ, अब तुम आत्मसमर्पण कर दो। और 24 फरवरी 1946 ईस्वी को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत सरकार के, यानी हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। ध्यान रखिएगा इस बात को। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को आता है। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945, ध्यान रखेंगे डेट, 26 जुलाई 1945 ईस्वी को क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। नौसेना विद्रोह के एक दिन बाद 19 फरवरी 1946 ईस्वी को भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया है। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल में कुल 3 सदस्य थे। पहला थे भारत सचिव जो थे पैथिक लॉरेंस, ये थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टैफर्ड क्रिप्स और नौसेना के प्रमुख AV अलेक्जेंडर। 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसकी प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थी। अब देखेंगे इसकी सिफारिशें कौन कौन सी थी। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों में पहला सिफारिश था भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होना चाहिए जिसमें ब्रिटिश भारतीय और देसी राज्य सम्मिलित हों। ब्रिटिश भारतीय तो हों ही, साथ में देसी राज्य जो है वो भी सम्मिलित हों, जो विदेशी मामलों, प्रतिरक्षा एवं सूचनाओं का नियंत्रण और उसे उपयुक्त विषयों के लिए जो है आवश्यक वित्त संग्रह करने की शक्ति प्राप्त हो। यानी कि जो अखिल भारतीय संघ हो, इसके पास विदेशी मामले, प्रतिरक्षा एवं सूचनाओं का नियंत्रण और उसे उपर्युक्त विषयों के लिए आवश्यक वित्त संग्रहणी पैसा इकट्ठा करने की शक्ति जो है प्राप्त हो। संघ का ब्रिटिश भारतीय और राज्यों के प्रतिनिधियों से गठित कार्यपालिका एवं विधानमंडल हो। यानी कि ये दोनों, चाहे वो ब्रिटिश भारतीय और राज्यों के जो प्रतिनिधि है, इन सब से मिलाकर एक कार्यपालिका एवं एक विधानमंडल हो। ठीक है, विधानमंडल में किसी गंभीर सांप्रदायिक मामले पर उठे प्रश्न पर निर्णय प्रत्येक दोनों बड़े समुदायों हिंदू और मुसलमान के उपस्थिति एवं मतदान करने वाले प्रतिनिधियों के बहुमत और साथ साथ उपस्थित एवं मतदान करने वाले समस्त सदस्यों के बहुमत से हो। संघीय विषयों के अतिरिक्त सभी विषय एवं अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में निहित होनी चाहिए। यानी कि संघीय विषयों को छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी विषय एवं अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में निहित होना चाहिए। भारतीय राज्य संघ समर्पित विषयों के अतिरिक्त समस्त विषयों एवं शक्तियों को रखे रहेंगे। प्रांतों को कार्यपालिका एवं विधायिका के साथ समूह बनाने की स्वतंत्रता होगी और प्रत्येक समूह सामान्य रूप के लिए जाने वाले
प्रांतीय विषयों के अवधारित कर सकेंगे। ठीक है, यानी कि जो भी है, जो भी समूह बन के तैयार होगा कार्यपालिका एवं विधायिका के साथ, उनके पास जो है उन प्रत्येक समूह को सामान्य रूप से बिल्कुल इक्वलिटी के तहत जो है सामान्य रूप से लिए जाने वाले जो भी प्रांतीय विषय हैं इसको वो अवधारित कर सकेंगे, यानी कि उसके ऊपर वो भी जो है लॉ या कानून बना सकेंगे, ये बात कह रहा है। संघ एवं समूहों के संविधान में एक ऐसा उपबंध होना चाहिए, संघ में और समूहों के संविधान में एक ऐसा उपबंध होना चाहिए जिसके अधीन किसी भी प्रांत को उसकी विधानसभा के मतों की बहुसंख्या द्वारा प्रारंभिक 10 वर्षों की अवधि के पश्चात और तदुपरांत प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर संविधान के निबंधनों पर पुनर्विचार करने के लिए आहूत करने की अनुमति हो। कैबिनेट मिशन ने किसी भी रूप में मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। कैबिनेट मिशन ने क्या कर दिया था, जो मुस्लिम लीग का पाकिस्तान का मांग था इसको अस्वीकार कर देगा कौन, कैबिनेट मिशन। ध्यान रखेंगे, आगे देखते हैं। संविधान सभा के गठन के संबंध में मिशन यानी कैबिनेट मिशन ने वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन से इनकार कर दिया कि वयस्क मताधिकार यानी सभी जो भी वयस्क हैं वो सबको मत देने का अधिकार नहीं होगा। उसको क्या कर दिया, उस वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन से ये क्या कर दिया, इनकार कर दिया, क्योंकि इसमें अत्यंत विलम्ब होगा। यह व्यवस्था की गई थी कि संविधान निर्मात्री सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा की जानी चाहिए। इस उद्देश्य से प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में कुछ स्थान आवंटित किया जाना चाहिए, जो सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट हो। प्रांतीय स्थानों का आवंटन प्रत्येक प्रांत में वहां के प्रमुख समुदायों के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभक्त होना चाहिए। प्रांतों में प्रत्येक प्रमुख समुदाय के लिए आवंटित प्रतिनिधियों को संबंधित विधानसभा में किसी समुदाय के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाना चाहिए, अर्थात मुस्लिम प्रतिनिधि का निर्वाचन मुस्लिम समुदाय के लोग करेंगे। इस उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त सामान्य मुस्लिम और सिख समुदाय हैं। भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या जो है वो होगी 93। जो भारतीय राजा महाराजा थे उनके प्रतिनिधि कितने होंगे, 93 कैबिनेट मिशन का यह प्रस्ताव पेश किया गया। कैबिनेट मिशन ने यह प्रस्ताव पेश किया कि संविधान सभा में कुल 292 सदस्य जो है वो होंगे। ब्रिटिश भारत सदस्य 3 भागों में विभक्त होगा। भाग क जिसमें मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, यानी कि भाग क में ही आपका बिहार था, उड़ीसा था, ठीक है, यूपी था, बम्बई था और मद्रास था। भाग ख में आपके जो हो जाएंगे पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत एवं सिंध, और भाग ग में हो जाएंगे बंगाल एवं असम। बंगाल और असम किस में थे, भाग ग में। इस प्रकार निर्वाचित प्रतिनिधि दिल्ली में एकत्रित होंगे और संविधान सभा का गठन करेंगे। तत्पश्चात ये प्रांतीय प्रतिनिधि प्रत्येक भाग के प्रांतों के लिए संविधान निर्माण की दिशा में अग्रसर होंगे और यह भी निर्णय करेंगे कि क्या उन प्रांतों के लिए कोई समूह संविधान बनाया जाएगा और यदि ऐसा हो तो समूह किन प्रांतीय विषयों के साथ व्यवहार करेगा। जब समूह संविधान का निर्माण हो जाएगा तब तीनों भाग यानी क, ख, ग के प्रतिनिधि और राज्यों के प्रतिनिधि संघ संविधान का निर्माण करने के उद्देश्य से पुनः एकत्रित होंगे। यानी कि एक संघ संविधान का निर्माण करने के लिए ये सब जो है एकत्रित होंगे। कांग्रेस संविधान सभा से संबंधित प्रस्ताव पर सहमत हो गई, यानी कि जो भी जो है ये प्रस्ताव आए इस पे कांग्रेस क्या हो गई, सहमत हो गई, लेकिन उसने अंतरिम सरकार गठन करने संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि मुस्लिम लीग को उसमें असंगत प्रतिनिधित्व दिया गया था। मुस्लिम लीग ने पहले तो 6 जून 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार कर लिया, यानी कि शुरुआती दौर में मुस्लिम लीग ने क्या किया, 6 जून 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया। लेकिन 29 जुलाई, ठीक है, 29 जुलाई को उसने अपनी स्वीकृति वापस ले ली तथा पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई का सहारा के लिए मुसलमानों का आह्वान किया कि अब जो है सीधी कार्यवाही करनी पड़ेगी। और संविधान सभा का चुनाव अब करते हैं पहले जुलाई 1946 ईस्वी में, उसके बाद से इस सब का गठन करते हैं। फिर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्रवाई होगी उसको भी हम देखेंगे। तो संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 ईस्वी में होता है। जुलाई 1946 ईस्वी में मंत्रिमंडलीय मिशन योजना के अनुसार चुनाव हुए। ब्रिटिश प्रांतों के लिए 210 साधारण स्थानों में से, यानी कि ब्रिटिश प्रांत जो भी ब्रिटिश सरकार के डायरेक्ट अधीन में थे वहाँ पे 210 सीट थे जनरल कैटेगरी से। उसमें से कांग्रेस ने 199 स्थान जीत लिए, 11 स्थान बाकी बचे, उसमें से
पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी 2 स्थान, ठीक है। स्वतंत्र उम्मीदवारों ने 6 स्थान और कम्युनिस्ट पार्टी ने 1 स्थान, ठीक है। दलित उद्धार, ठीक है, ये यूनियनिस्ट पार्टी 2 स्थान, कम्युनिस्ट पार्टी 1 स्थान, दलित उद्धार संघ ने 2 स्थान जीत लिए। 78 मुस्लिम स्थानों में से मुस्लिम लीग ने 73 जीत लिए। शेष 5 स्थानों में से कांग्रेस, यानी जो 5 बचे थे उसमें से कांग्रेस ने 3 स्थान, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने 1 स्थान, ठीक है, पंजाब की जो यूनियनिस्ट पार्टी थी उसने भी 1 स्थान इसमें से जीत लिए, और बंगाल की कृषक प्रजा पार्टी ने 1 स्थान पर जो है कब्जा कर लिया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि 296 सदस्यों में से कांग्रेस का साथ देने के लिए 212 सदस्य थे, मुस्लिम लीग की आज्ञा पालन करने के लिए 73 सदस्य थे, यानी मुस्लिम लीग के साथ 73 सदस्य थे। शेष 11 सदस्यों में से 6 सदस्य कांग्रेस का नेतृत्व मानने के लिए तैयार हो गए थे। जो बाकी 11 बचे थे उसमें से 6 जो है वो कांग्रेस की, वो ये मानने के लिए वो कांग्रेस का जो है साथ देने के लिए तैयार हो गए थे, ठीक है। संविधान सभा के चुनाव के आधार पर 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक जो है ये भी जो है दिल्ली में ही हुई, पहली भी दिल्ली में, दूसरी भी दिल्ली में, और तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। बाद में 29 अगस्त 1947, ये डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निर्वाचित हुए। इस कारण उन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रारूप समिति के क्या बनाए गए, अध्यक्ष बनाए गए। सीधी कार्रवाई दिवस जो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को होगा। चूँकि कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन की योजना स्वीकार कर ली थी और लीग ने अस्वीकार कर ली थी। 6 जून 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन 29 जुलाई को इन लोगों ने जब जुलाई में जो वोटिंग वगैरह हुआ, निर्वाचन हुआ, उसमें मुस्लिम लीग जितना सोची थी उतना सीट इसको मिल नहीं पाई, ठीक है। जब मिल नहीं पाई तो इसने जो है अपना पाकिस्तान का मांग बरकरार कर दिया। ये सोची कि अगर हम जीत जाएंगे तो फिर तो मतलब ही नहीं बनता है। इनको विश्वास था कि हमारा अपना सीट जो है मुस्लिम लीग का 78 वो तो रहेगा ही, और सामान्य में से भी हमें कुछ मिल जाएगा, तो हम भी जो है एक मजबूत सरकार बना सकते हैं। इस लालसा से ये लोग जो है चुनाव में भाग लिया, लेकिन जैसे ही ये लोग जीत नहीं पाए तो अपना जो है प्रस्ताव 29 जुलाई को जो है वापस ले लेंगे, और सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्रवाई मनाई जाएगी इनके द्वारा। चूँकि कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन की योजना स्वीकार कर ली थी और लीग ने अस्वीकार कर दी थी, इसलिए वायसराय ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए 12 अगस्त 1946 ईस्वी को निमंत्रण भेजा, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में इसके विरोध में, ठीक है, मुस्लिम लीग क्या किया, जिन्ना ने मुस्लिम लीग का नेतृत्व किया और इसके विरोध में पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई की धमकी दी। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946, ध्यान रखेंगे, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया, लेकिन इसी दिन से होने वाले सांप्रदायिक दंगों ने भारतीय परिदृश्य को पूरी तरह जो है बदल दिया। कब से? 16 अगस्त 1946, ठीक है। दंगों का प्रारंभ 16 से 17 अगस्त को कलकत्ता से हुआ, जो 1 सितंबर को बम्बई को प्रभावित करते हुए पूर्वी बंगाल के नोआखाली, जहां पे 10 अक्टूबर को, बिहार में 25 अक्टूबर, संयुक्त प्रांत के गढ़ मुक्तेश्वर नवंबर तक जो है फैल गया, और मार्च 1947 से इन्होंने सारे पंजाब को अपनी लपेट में ले लिया। क्या? तो ये जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे वो। कलकत्ता में लीग की सरकार थी और उसने सीधी कार्रवाई के दिन छुट्टी घोषित कर दी थी। वहाँ के मुख्यमंत्री सुहरावर्दी ने इन दंगों को भड़काने का कार्य भी किया, ठीक है, यानी मुख्यमंत्री सुहरावर्दी ने भी इन दंगों को क्या किया, भड़काने का कार्य किया। 29 अगस्त तक कम से कम 4000 लोग मारे गए और 10,000 घायल हुए। पूर्वी बंगाल के नोआखाली और टिप्परा जिले में सामाजिक विद्रुपता स्पष्ट थी। यहाँ हत्याओं की तुलना में संपत्ति पर आक्रमण और बलात्कार की घटनाएं जो है वो अधिक हुई, यानी हत्याएं कम हुई, उसके तुलना में लोग संपत्ति पर आक्रमण ज़्यादा किए और बलात्कार जो है ज़्यादा हुए। 25 अक्टूबर को नोआखाली दिवस मनाए जाने के सिलसिले में बिहार में दंगे हुए। यह मुसलमानों के विरुद्ध हिंदू किसानों का सामूहिक विद्रोह था, जिसके फलस्वरूप होने वाला नरसंहार नोआखाली से कहीं अधिक भयंकर था।
इसमें कम से कम 7,000 लोग मारे गए। बिहार के बाद गढ़ मुक्तेश्वर की बारी थी, जहां हिंदू तीर्थयात्रियों ने 1,000 मुसलमानों की जो है हत्या कर दी। पंजाब में भी करीब 5,000 लोग मारे गए। पेंडेरल मून ने अपनी पुस्तक डिवाइड एंड विवट, ठीक है, डिवाइड एंड विवट में अनुमान लगाया कि इन दंगों में करीब 1,80,000 लोग मारे गए, जिसमें 60,000 पश्चिम के और 1,20,000 पूरब के थे। मार्च 1948 ईस्वी तक 60 लाख मुसलमान एवं 45 लाख हिंदू एवं सिख शरणार्थी बन चुके थे, यानी अपने घर छोड़ के कहीं और जाके शरण लेने के लिए जो है विवश हो चुके थे। इस पागलपन और मूर्खता के बीच विवेक, साहस और गरिमा की एकमात्र प्रतिमूर्ति जो थी 70 वर्षीय वृद्ध महात्मा गांधी शांति की पुनर्स्थापना के लिए नोआखाली गए। माउंटबेटन ने गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की तथा कहा कि जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे वह काम गांधी जी ने कर दिखाया। तो 1 मैन बाउंड्री फोर्स गांधी जी को किसने कहा था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। अंतरिम सरकार की अब बात करते हैं। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने से इनकार करने के बाद 6 अगस्त 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया, किंतु कोई परिणाम यानी कोई रिजल्ट नहीं निकला। अंततः 2 सितंबर को, ध्यान रखेंगे, 2 सितंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन किया, यानी 12 मंत्री थे और बाकी जो है वो सदस्य थे। 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार में कितने सदस्य थे? 12। इसमें शामिल होने वाले कांग्रेस सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरुणा आशफ अली, सी राजगोपालाचारी, शरत चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सर शफात अहमद खां, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर और CH भाभा। लॉर्ड वेवेल के बहुत कहने सुनने पर लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो गई और 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य, जिसमें लियाकत अली एवं गजनफर अली भी सम्मिलित थे, अंतरिम सरकार में शामिल हो गए। मुस्लिम लीग के अंतरिम सरकार में शामिल होने पर 3 सदस्य, एक थे सैयद अली जहीर, शरत चंद्र बोस और सर शफात अहमद खां को हटाना पड़ा। इस अंतरिम सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और उपराष्ट्रपति का पद दिया गया, जबकि पटेल को गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय मिला। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि, अरुणा आसफ अली को रेलवे, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय दिया गया। ये सब जो है हमें पॉलिटी में ही पढ़ना है, जो है लूसेंट के पॉलिटी में अच्छे से ट्रिक से याद भी करवाया हुआ हूँ। मुस्लिम लीग के लियाकत अली को वित्त विभाग सौंपा गया। मुस्लिम लीग के शामिल होने के बाद इस अंतरिम सरकार में सदस्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 14। इसमें कांग्रेस के 6 सदस्य थे, मुस्लिम लीग के 5, एक ईसाई, एक पारसी, एक सिख सम्मिलित थे। मुस्लिम लीग का मूल उद्देश्य पाकिस्तान की मांग को सुदृढ़ बनाना, शासकीय कार्यों में बाधा डालना एवं देश की प्रगति को अवरुद्ध करना था। क्या टारगेट इन लोगों का था? देखिए मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग के असहयोग एवं विरोधी दृष्टिकोण के कारण ही अंतरिम सरकार शीघ्र ही एक बेकार सी निकाय सिद्ध हुई, यानी कि बेकार सी संस्था सिद्ध हुई। इटली की घोषणा होती है 20 फरवरी 1947 ईस्वी को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने 20 फरवरी 1947 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन से घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 ईस्वी के पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। इटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति की भी घोषणा की, यानी लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो आएगा अब उसकी भी जो है घोषणा यहीं पे कर दिया जाएगा। और 34वें और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल तथा वायसराय माउंटबेटन 22 मार्च 1947 ईस्वी को भारत आए तथा शीघ्र ही इन्होंने सत्ता हस्तांतरण के लिए बातचीत शुरू कर दी। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को ये आता है और 24 मार्च 1947 ईस्वी को माउंटबेटन गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। भारत आते ही माउंटबेटन ने यहाँ की राजनीतिक स्थिति पर काबू पाने के लिए देश के विभिन्न नेताओं से विचार विमर्श किया।
यह विचार विमर्श 24 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच किया गया। कब से? 24 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच किया गया। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने सर्वप्रथम, कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे उनमें से सर्वप्रथम इन्होंने पंडित नेहरू से मुलाकात की। गांधी जी से माउंटबेटन की प्रथम मुलाकात 31 मार्च 1947 ईस्वी को गांधी जी से मुलाकात करते हैं। 24 मार्च को आते हैं और 31 को गांधी जी से मुलाकात होती है। फिर ये वल्लभ भाई पटेल से मिले। जिन्ना से माउंटबेटन की मुलाकात कांग्रेस नेता मौलाना आज़ाद, जेवी कृपलानी, कृष्ण मेनन तथा मुस्लिम लीग के सचिव लियाकत अली खां के साथ हुई। यानी जिन्ना अकेले नहीं मिले, इनके साथ आपके जो कांग्रेस के नेता थे मौलाना आज़ाद, जेवी कृपलानी, कृष्ण मेनन, मुस्लिम लीग के जो सचिव लियाकत अली खां थे, इन सब के साथ होती है। सिख प्रतिनिधियों में बलदेव, मास्टर तारा सिंह और अन्य सिख नेताओं के अतिरिक्त बीकानेर एवं भोपाल की जो है भारतीय रियासत के राजाओं से बातचीत की गई। इस सिलसिले में माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारतीय समस्या एकमात्र समाधान देश का विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना है। गांधी जी ने अपनी मुलाकात के दौरान यह सुझाव दिया कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों सौंप दी जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगे को रोका जा सके। परंतु गांधी जी का यह सुझाव कांग्रेस नेताओं तथा वर्किंग कमेटी को मान्य न था। यानी जो अंतरिम सरकार बनी थी उसका पूरी जिम्मेदारी जो है पूरा जो है जिन्ना के हाथों में सौंपने के लिए जो है महात्मा गांधी ने कहा था। और उनका ये विचार था कि अगर जिन्ना के हाथों में चला जाएगा तो सांप्रदायिक दंगे जो है रुक जाएंगे। परंतु गांधी का यह सुझाव जो है कांग्रेस नेताओं तथा वर्किंग कमेटी को मान्य न था, वो लोग इसको नहीं माने। जिन्ना ने भी अपनी मुलाकात के दौरान गांधी के सुझाव का विरोध किया था। माउंटबेटन ने सबसे पहले सरदार पटेल को देश के बंटवारे के पक्ष में किया। सरदार पटेल को सबसे पहले जो है ये बात एक्सेप्ट करवाया कि देखो जी बंटवारा जरूरी है, और बंटवारे के पक्ष में सबसे पहले सरदार पटेल को राजी किया गया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू को समझा बुझाकर बंटवारे के पक्ष में किया गया। इस कार्य में लेडी माउंटबेटन ने भी सहयोग किया, परंतु अबुल कलाम आज़ाद देश विभाजन के खिलाफ थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं बंटवारे के खिलाफ रहा हूं और अब भी हूं। गांधी जी ने कहा, अगर कांग्रेस बंटवारा मंजूर करेगी तो मेरी लाश के ऊपर से करना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूं भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी न होऊंगा, और अगर मेरा वश चला तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाज़त न दूंगा। यानी बंटवारा कांग्रेस भी नहीं एक्सेप्ट करेगी अगर मेरे बस की बात रही तब तक तो। ठीक है। 2 अप्रैल 1947 ईस्वी को गांधी लॉर्ड माउंटबेटन से मिले। उन्होंने माउंटबेटन को सुझाव दिया कि जिन्ना को सरकार बनाने दिया जाए। माउंटबेटन को यह सुझाव कुछ हद तक मंजूर था, परंतु इस सुझाव का ज़बरदस्त विरोध नेहरू और पटेल दोनों ने किया। इसे वापस लेने के लिए गांधी जी को बाध्य किया कि ये सुझाव जो है इसको वापस लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम इसके विरोध में हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ख्याल था गांधी सरदार पटेल के प्रभाव के कारण बंटवारे का विरोध न कर सकें और समर्थक बन गए। यानी कुल मिला के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मतलब एक तरह से उनके दिल में ये ख्याल था, उनकी बातों से ये जाहिर हुआ कि गांधी जी जो है वो सरदार पटेल का जो प्रभाव था बंटवारे को लेके उसका विरोध करने में सफल नहीं हुए गांधी जी, और इस कारण ये क्या बन गए, गांधी जी भी जो है सरदार पटेल के जो विभाजन का प्रस्ताव था उसके समर्थक बन गए। कांग्रेस और लीग नेताओं से बात करने के बाद माउंटबेटन लंदन गए, ब्रिटिश सरकार के सामने देश विभाजन की अपनी योजना पेश की। ब्रिटिश सरकार की सहमति पाकर वे 31 मई को वापस आए और कांग्रेस तथा लीग नेताओं से बातचीत की। इन नेताओं की स्वीकृति पाकर ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन योजना प्रस्तुत की। इसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। माउंटबेटन योजना के नाम से भी इस योजना के अनुसार, अब इस योजना में क्या क्या था वो देखते हैं। हिंदुस्तान को 2 हिस्सों भारतीय संघ और पाकिस्तान में बांट दिया जाए। यानी जो विभाजन का प्रस्ताव कौन लेके आएगा, तो यही लेके आएगा माउंटबेटन योजना। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान भारत के उन भागों पर लागू नहीं किया जाएगा जो इसे मानने के लिए तैयार न होंगे। बंगाल और पंजाब में हिंदू तथा मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग अलग बैठक बुलाई जाए और उनमें यदि कोई भी पक्ष
प्रांत विभाजन चाहेगा तो विभाजन कर दिया जाएगा। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जनमत द्वारा यह पता लगाया जाए कि वह भारत के किस भाग के साथ रहना चाहेगा। कहाँ पे? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में। असम के सिलहट जिले से इसी प्रकार जनमत द्वारा निर्णय करवाया जाए। भारतीय नरेशों के प्रति पुरानी नीति रहेगी, ठीक है, कि सर्वोच्चता के अधिकार उन राज्यों को वापस लौटा दिए जाएंगे कि आप जो हो सर्वोच्च हो, आपको चाहिए तो आप भारत के साथ मिलो या पाकिस्तान के साथ मिलो, या फिर चाहो तो आप खुद स्वतंत्र रह सकते हो। इस योजना को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। बंगाल और पंजाब में जिलों के विभाजन तथा सीमा निर्धारण का कार्य एक कमीशन के अधीन सौंपा गया। स्पष्टता माउंटबेटन की योजना देश के 2 टुकड़े कर देने की थी। साथ ही यह देशी रियासतों को अधिकार देती थी कि वे चाहे तो भारतीय संघ में या पाकिस्तान के संग किसी में शामिल न होकर ब्रिटेन के अधीन बनी रह सकती हैं, ठीक है। यानी चाहो तो पाकिस्तान के साथ रह सकते हो, चाहो तो भारतीय संघ के साथ रह सकते हो, अगर नहीं पसंद आया तो ब्रिटेन के अधीन भी रह सकते हो। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्यकारिणी की 3 जून 1947 की बैठक में स्वीकार कर लिया गया और 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस महासचिव की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव के समर्थक जो थे अबुल कलाम आज़ाद ने किया, जो प्रारंभ में बंटवारे का विरोध कर रहे थे। यानी अब अबुल कलाम आज़ाद भी इसका समर्थन कर रहे थे। आज़ाद ने कहा, कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई रास्ता भी नहीं है। पटेल और नेहरू ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। गांधी ने प्रस्ताव को स्वीकार करने की सलाह दी। इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले नेताओं में सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिटवानी, ठीक है, चौथराम मिटवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर रहमान, ठीक है। ये तीनों जो हैं, यानी कि किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, साथ में आपका चौथराम मिटवानी और मौलाना हफीजुर रहमान जो है ये भी थे। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास न हो सका। यानी गांधी भी चाह रहे थे कि अब जो है जो हुआ सो हुआ, अब विभाजन को जो है समर्थन मिल जानी चाहिए। नेहरू भी चाह रहे थे, पटेल भी चाह रहे थे। इन सब के बावजूद भी कांग्रेस कार्य समिति का जो प्रस्ताव था वो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास न हो सका। पहले बहुमत से काम कुछ नहीं हुआ है। संविधान का निर्माण सर्वसम्मति से हुआ है, बहुमत से नहीं हुआ। इस बात को ध्यान रखिएगा। 108 सदस्यों ने तो इनके खिलाफ वोट दिया था या वे तटस्थ रहे थे। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक 10 जून 1947 ईस्वी को दिल्ली में बुलाई गई। लीग ने भारी बहुमत से योजना को स्वीकार किया, यानी कि मुस्लिम लीग में इस योजना को भारी बहुमत मिला था। लीग की बैठक में उपस्थित 400 में से सिर्फ 10 सदस्यों ने जो है इसका विरोध किया था। कांग्रेस द्वारा माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लेने के बाद पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के राष्ट्रवादी खुदाई खिदमतगार के नेता अब्दुल गफ्फार खां धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने मांग की अलग जो है पठानिस्तान, यानी कि पठानों का एक अलग जो है स्थान पठानिस्तान, या फिर पख्तूनिस्तान की योजना के बारे में भी जनमत लिया जाए, परंतु माउंटबेटन ने इससे इनकार कर दिया। फलतः पाकिस्तान या भारतीय संघ में सम्मिलित होने के बारे में जनमत लेने के समय उन्होंने बहिष्कार का जो है नारा दिया। तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 डिमांड, एक डिमांड जो खुदाई खिदमतगार के नेता जो थे अब्दुल गफ्फार खां, इनके द्वारा भी जो है पठानिस्तान या पख्तूनिस्तान की जो है योजना की बात कही गई थी, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया गया था। और फलतः पाकिस्तान या भारतीय संघ में सम्मिलित होने के बारे में जनमत लेने के समय इन्होंने क्या किया था? बहिष्कार का नारा दिया था। तो बहिष्कार का नारा किसने दिया था? तो ये हो जाएंगे खुदाई खिदमतगार के नेता खान अब्दुल गफ्फार खां। लीग ने घोर सांप्रदायिकता का प्रचार कर और अनेक जाली वोट डलवाकर पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला करवाया।
पूर्वी बंगाल हो गया, पश्चिमी पंजाब हो गया, सिंध, बलूचिस्तान और असम के सिलहट ज़िले ने पाकिस्तान में शामिल होने का जो है फैसला किया। ध्यान रखिएगा, असम का सिलहट ज़िला भी पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला करता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो 18 जुलाई 1947, अब इसको देखते हैं। माउंटबेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को इसे स्वीकृति मिल गई। इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 2 डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। दोनों डोमिनियनों को पूरी स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता सौंप दी जाएगी। 14 अगस्त को स्वतंत्र राष्ट्र पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत की स्थापना होगी। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की स्थापना हुई। मोहम्मद अली जिन्ना उसके गवर्नर जनरल और लियाकत अली जो थे ये प्रधानमंत्री बने। भारतीय संघ की बैठक संविधान सभा की 14 अगस्त की आधी रात को हुई। रात के 12 बजे 15 अगस्त प्रारंभ होते ही जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा, आधी रात की इस घड़ी में जब दुनिया सो रही है, भारत जगकर जीवन और स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा है। एक क्षण ऐसा आता है जो इतिहास में बहुत ही कम आता है, मतलब ऐसा क्षण इतिहास में बहुत ही कम देखने को मिलता है, जब हम पुराने युग से नए युग में कदम रखते हैं, जब एक युग खत्म होता है और जब एक राष्ट्र की अरसे से दबी आत्मा बोल उठती है। यह बहुत ही अच्छी बात है कि इस पवित्र क्षण में हम भारत और उसकी जनता की सेवा और उससे भी बढ़कर मानवता की सेवा करने की जो है सौगंध लेते हैं। ये सब बातें किसने कही? जो है आपका जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा। इसके बाद संविधान सभा ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया। 15 अगस्त यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम जो है आपके गवर्नर जनरल यही हो जाएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन ही रहेंगे। और 15 अगस्त की प्रातः जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई गई। जो स्वतंत्रता हमें मिली वह केवल विभाजित स्वतंत्रता थी। इसके साथ ही सांप्रदायिक घृणा और क्रूरता के रूप में एक बड़ी मानवीय त्रासदी प्रारंभ हुई, जिसका कोई लिखित सादृश्य भारत के लिखित इतिहास में नहीं मिलता। यह कहना ही पर्याप्त होगा कि भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन स्थल जो आपका 1885 से लेके 1947 तक जो भी स्थान थे वो सब यहाँ पे मेंशन है। इससे अच्छा तो आपको लूसेंट के बुक या फिर किसी अन्य बुक में इसका जो है अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, डाटा वहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है, दिख भी रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का जो भी वार्षिक अधिवेशन हुआ है उसमें कौन कौन से जो मुख्य स्टेप लिए गए, मुख्य काम कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए, उन सबको हम देखेंगे। पहला जो आपका वार्षिक अधिवेशन है, पहला अधिवेशन जो होगा ये आपका बम्बई में होगा और ये 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को जो है पहला अधिवेशन कांग्रेस का जो है बुलाई गई थी बम्बई में और अध्यक्षता किए थे WC बनर्जी, योमेश चंद्र बनर्जी। प्रमुख बातें की बात करेंगे तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 ईस्वी तक बम्बई के ग्वालिया टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, परंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर शुरू में क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। बाद में इसका नाम जो है दादा भाई नौरोजी के सुझाव देने पर इसका जो है नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। प्रारंभ में यह पूना में होना था, ठीक है, बम्बई में ना होकर पूना में होना था, किंतु प्लेग फैलने के कारण इसका स्थान बम्बई कर दिया गया, यानी पूना से बम्बई। ठीक है, यानी हुआ महाराष्ट्र में ही, लेकिन महाराष्ट्र के पूना में ना होकर महाराष्ट्र के बम्बई में हुआ। और कांग्रेस के इस प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि जो है शामिल हुए थे, जिसमें बम्बई प्रेसिडेंसी से, क्योंकि बम्बई में ही था तो बम्बई प्रेसिडेंसी में कितने थे, बम्बई प्रेसिडेंसी से सर्वाधिक 38 आए। मद्रास जो बगल में ही है यहाँ से 21, बंगाल से 3, उत्तर प्रदेश और अवध से 7 तथा पंजाब से भी 3 प्रतिनिधि थे। इसमें ज़्यादातर प्रतिनिधि वकील और पत्रकार थे। दूसरा अधिवेशन जो होता है ये आपका कलकत्ता में होगा 28 दिसंबर 1886, एक साल बाद दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करेंगे। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसी अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। इस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि सभी महत्वपूर्ण केंद्रों में कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी, ध्यान रखेंगे कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का जो है गठन किया जाएगा। डफरिन ने सम्मेलन में आए हुए व्यक्तियों को
व्यक्तिगत हैसियत से उद्यान भोज, ठीक है, यानी गार्डन पार्टी दी थी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। गार्डन पार्टी दूसरे अधिवेशन में दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? तो डफरिन के द्वारा दी गई थी। इन निमंत्रित व्यक्तियों में सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। जो भी यहाँ पे जो लॉर्ड डफरिन ने जो पार्टी के लिए लोगों को आमंत्रित किया था उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे ये शामिल नहीं हुए थे। और तीसरा होता है मद्रास में 27 से 28 दिसंबर 1887 ईस्वी, बदरुद्दीन तैयब जी आ जाएंगे। तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ये भी पूछता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। इस अधिवेशन में 607 प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया था। यह पहला सम्मेलन था जिसके कार्य के संचालन का भार प्रतिनिधियों की एक कमेटी के हाथों में सौंपा गया था। यह आगे चलकर विषय निर्धारणी समिति कहलाई, ठीक है, ये आगे चलकर क्या कहलाई? विषय निर्धारणी समिति कहलाई। कांग्रेस के इतिहास में यह पहला अवसर था जब आम जनता से कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई, यानी आम जनता से भी कहा गया कि भाई तुम भी शामिल हो, तथा सरकारी अधिकारियों की आलोचना की गई। इस सम्मेलन में भारतीय भाषाओं में भी भाषण हुआ। तंजौर के म्यूनिसिपल कमिश्नर मुकनासरी, ठीक है, मुकनासरी ने तमिल में भाषण दिया। इस अधिवेशन में आर्म्स एक्ट के खिलाफ, ध्यान रखेंगे, आर्म्स एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव ह्यूम के विरोध के बावजूद पास हुआ, यानी कि एओ ह्यूम क्या कर रहे थे? इसका विरोध कर रहे थे आर्म्स एक्ट का, बावजूद जो है आर्म्स एक्ट जो है पास हो गया। डफरिन ने पहली बार कांग्रेस की आलोचना की। एमजी रानाडे ने इसी समय से कांग्रेस मंच से सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन शुरू किया। बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेसी बनो का नारा दिया था। तो ये भी है कि बदरुद्दीन तैयब जी ने कब नारा दिया था? कांग्रेसी बनो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा दिया गया था। और ये तीसरे अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था इसमें दिया गया था। और हालांकि इसकी अध्यक्षता भी किसने किया था? बदरुद्दीन तैयब जी ने, और उन्हीं के द्वारा जो है कांग्रेसी बनो का नारा दिया गया था। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में होगा। जॉर्ज यूले जो है इसके अध्यक्ष बनाए जाएंगे। 28 से 29 दिसंबर 1888 ईस्वी को ये होगा। प्रमुख बात यह थी कि कांग्रेस का चौथा अधिवेशन उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी इलाहाबाद में हुआ। यहाँ के गवर्नर ऑकलैंड काल्विन ने पूरी कोशिश की कि यह सम्मेलन इलाहाबाद में न होने पाए, परंतु इस समय राजा दरभंगा ने इलाहाबाद में लोथर काउंसिल खरीद कर कांग्रेस को दे दिया। सर सैयद अहमद और वाराणसी के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने भी इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन का विरोध किया था, यानी कि न सिर्फ ऑकलैंड काल्विन ही पूरी कोशिश किए थे, बल्कि सर सैयद अहमद और वाराणसी के राजा जो थे शिव प्रसाद सितारे हिंद, इन्होंने भी जो है इसका विरोध किया था। इस अधिवेशन में 1248 सदस्यों ने भाग लिया। पहली बार लाला लाजपत राय भी कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए। लाला लाजपत राय भी इसमें क्या हुए? पहली बार इसमें शामिल हुए और हिंदी में भाषण दिया। इस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तय किया गया, ठीक है, इसी अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तय किया गया और यह निर्णय किया गया कि अगर किसी प्रस्ताव पर मुस्लिम प्रतिनिधियों के एक बड़े भाग को आपत्ति हो तो प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी संप्रदाय को भी जो है, सभी संप्रदायों को जो है ध्यान में रखा जाएगा। इसका दूसरा मतलब ये भी होता है। जॉर्ज यूले ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि कांग्रेस जन का नारा है, हम सबसे पहले भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जॉर्ज यूले ने अपने अध्यक्षीय भाषण में क्या कहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसने कहा कि कांग्रेस जन का नारा है, यानी जो भी कांग्रेसी हैं उनका ये नारा है कि हम सबसे पहले क्या है? भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब बाद में हैं। डफरिन ने न केवल कांग्रेस की आलोचना की बल्कि यह कहकर कांग्रेस का मजाक भी उड़ाया कि यह जनता के एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। फिर देखेंगे अगला पांचवा अधिवेशन जो है बम्बई में होता है। 27 से 28 दिसंबर विलियम वेडरबर्न जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे। इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भी भाग लिया, यानी कि पहले का इम्पोर्टेंस, दूसरे का दादा भाई नौरोजी के द्वारा डॉफरिन की टी पार्टी हो जाएगी। तीसरे में आपने देखा पहला जो है मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेसी बनो का नारा देते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा पहला कोई जो है अंग्रेज बनता है जॉर्ज यूले, ठीक है, चौथे में बनते हैं। और इन्होंने इसी समय जो है इसको जनता डफरिन ने क्या कहा? सूक्ष्मदर्शी संस्था कह के जो है एक तरह से मजाक उड़ाया। और यहाँ पे जॉर्ज यूले ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि कांग्रेस जन का नारा है, सबसे पहले जो है भारतीय हैं, उसके बाद से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं।
5वें में आ जाता है कि यहाँ पे महिलाओं ने भी पहली बार जो है 5वें में महिलाओं ने भाग लिया। इसी अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ और कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति का गठन लंदन में हुआ। ठीक है, तो कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति का गठन कहाँ किया गया? लंदन में किया गया और इसका निर्णय यहीं पे 5वें के तहत 5वें अधिवेशन में बम्बई में जो हुआ था वहाँ लिया गया। विलियम वेडरबर्न जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अगला देखेंगे छठा कलकत्ता में होगा। फिरोज शाह मेहता जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे। इस अधिवेशन को कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने भी संबोधित किया था। तो महिलाओं ने जो है कदम अपना रखा था 1889 में और 1890 ईस्वी में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था यहाँ पे कादम्बिनी गांगुली ने जो क्या किया था, जो पहली स्नातक थी, इन्होंने इस अधिवेशन को संबोधित किया था। 7वें की इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो है पी आनंद चार्लू इसकी अध्यक्षता करेंगे और अध्यक्ष के अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है। ठीक है, अध्यक्ष ने यानी कि पी आनंद चार्लू ने कहा कि कांग्रेस का दूसरा नाम क्या है? राष्ट्रीयता है। ठीक है, और ये नागपुर में यह अधिवेशन हुआ था। फिर यहाँ पे 8वें की बात करेंगे, इलाहाबाद में डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे और 1890 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास किया गया था कि 1892 का कांग्रेस अधिवेशन इंग्लैंड में किया जाएगा। ध्यान रखेंगे यहीं पे पास कर दिया गया था कि जो 1892 में जो कांग्रेस अधिवेशन होगा ये कहाँ होगा? इंग्लैंड में किया जाएगा, बशर्ते सभी केंद्रों के स्टैंडिंग कमेटियों के सदस्यों की अनुमति प्राप्त हो जाए। परंतु यह अधिवेशन जो है इंग्लैंड में न हो सका। ठीक है, तो ये था डब्ल्यू.सी. बनर्जी वाला जो है आपका इलाहाबाद में हुआ 8वां अधिवेशन। अब 9वें की बात करते हैं लाहौर में। तो इस अधिवेशन दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करेंगे। इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की जो है मांग की गई कि भारत में भी जो है सिविल सेवा परीक्षा होनी चाहिए। 10वां की बात करेंगे, मद्रास में होगा अल्फ्रेड वेब। ठीक है, अल्फ्रेड वेब जो है ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य थे। तो किसी आयरिश सदस्य द्वारा जो है कांग्रेस की जो है अध्यक्षता कब की गई? तो ये 10वां अधिवेशन मद्रास में जो हुआ था 1894 ईस्वी में, इस समय अल्फ्रेड वेब ने जो है अध्यक्षता किया था। 11वां की बात करेंगे, पूना में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है इसके अध्यक्ष रहेंगे। तिलक ने एम.जी. रानाडे द्वारा प्रारंभ सोशल कॉन्फ्रेंस, जो एम.जी. रानाडे ने स्टार्ट किया था सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस मंच से बंद करवा दिया। जिस सोशल कॉन्फ्रेंस को बंद करवाया गया तीसरे अधिवेशन में जो है एम.जी. रानाडे द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। और यहाँ पे जो है बाल गंगाधर तिलक ने एम.जी. रानाडे के द्वारा जो तीसरे अधिवेशन में सोशल कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट किया था उसको कांग्रेस मंच से बंद करवा दिया। अब बात करेंगे कलकत्ता में होता है 12वां अधिवेशन रहीमतुल्लाह सयानी और यहाँ पे 1896 की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। वंदे मातरम का जो है गान पहली बार गाया गया है यहाँ पे कांग्रेस मंच से। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम का गान पहली बार गाया। 13वें 14वां का जो है खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखेंगे। फिर हमारा जो है प्रमुख अधिवेशन जो हो जाएगा ये आपका वाराणसी का हो जाएगा। ठीक है, वाराणसी का हो जाएगा 21वां। 27 से लेकर 30 दिसंबर 1905 ईस्वी को गोपाल कृष्ण गोखले जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे। बनारस अधिवेशन में गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई। ठीक है, बनारस अधिवेशन में गोखले को क्या कहा गया? विपक्ष के नेता की जो है उपाधि दी गई। फिर 22वां देखेंगे, 22वां जो 1906 ईस्वी में हिंदी दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करेंगे कलकत्ता में। और ये कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। तो स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग कब किया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 22वां के बाद 23वां हो जाएगा और ये रास बिहारी घोष आ जाएंगे यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरत कन्फ्लिक्ट भी बोलते हैं, सूरत कन्फ्लिक्ट। ठीक है, यानी कि सूरत फूट जिसको बोलते हैं। यह अधिवेशन पहले नागपुर में होना था। स्वराज शब्द की व्याख्या को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। स्वराज शब्द की व्याख्या को लेकर, ध्यान रखेंगे, व्याख्या को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया तथा यह नरम दल एवं गरम दल में बट गया। इस कारण सूरत अधिवेशन की कार्रवाई पूरी न हो सकी। अतः उसी अर्थात 23वें अधिवेशन को मद्रास से पुनः आयोजित किया गया। ध्यान रखेंगे, 23वें अधिवेशन को पुनः मद्रास में आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस विभाजन के बाद नरम पंथियों का कांग्रेस पर प्रभुत्व स्थापित हो गया। जैसे ही कांग्रेस का विभाजन हुआ उसके बाद से नरम पंथियों का जो है एक तरह से वर्चस्व कांग्रेस के ऊपर स्थापित हो गया। और 23वां, ये भी 23वां ही था लेकिन वर्कआउट हुआ नहीं।
इसलिए इसी को यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, अर्थात 23वें अधिवेशन को मद्रास में पुनः आयोजित करने के लिए 23वां कहाँ होता है, मद्रास में, और यहाँ पे फिर से रास बिहारी घोष जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे। 24वां लाहौर, फिर आपका 25वां 26वां होते जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे जो 1911 ईस्वी में विशन नारायण दर, ठीक है, विशन नारायण दर की जो है अध्यक्षता में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, यानी कि आपका देखेंगे वंदे मातरम भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, कादम्बनी गांगुली भी कलकत्ता अधिवेशन में ही 1890 ईस्वी में पहली बार संबोधित की हैं, पहली ग्रेजुएट। यहाँ पे देखेंगे आपका जन गण मन भी पहली बार जो है गाया गया, ये भी आपका कलकत्ता अधिवेशन में ही जो है गाया जाएगा। बांकीपुर की बात करेंगे, यहाँ पे 27वां हो जाएगा, 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना, ठीक है, बांकीपुर पटना यानी बिहार का पहला हो जाएगा। 1912 ईस्वी में ये RN मधोलकर, ठीक है, RN मुधोलकर जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे। इस अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया, ठीक है, पटना में पिता कहा गया, पटना में पिता कहा गया किसको, A.O. ह्यूम को। कराची, मद्रास, बम्बई, लखनऊ, अब लखनऊ की बात करते हैं यहाँ पे 1916 इम्पोर्टेंट है, अंबिका चरण मजुमदार जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे और लखनऊ में ये अधिवेशन होगा। तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास के कारण जो है मुस्लिम लीग में समझौता हो गया, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग में क्या हो गया, ये समझौता हो गया, जिसे लखनऊ पैक्ट या कांग्रेस लीग पैक्ट कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय ने इस समझौते का विरोध किया था, ये भी ध्यान रखिएगा ये नाम कि किसने जो है लखनऊ पैक्ट यानी लखनऊ समझौते का विरोध किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन के मांग को स्वीकार कर लिया गया, जो एक बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन हालांकि यहाँ पे देखेंगे 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार के तहत जो आया हुआ था मुस्लिम लीग के लिए अलग पृथक निर्वाचन, इस मांग को यहाँ पे कांग्रेस द्वारा जो है क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। लखनऊ अधिवेशन, ये कहीं ना कहीं ये स्वीकार्यता जो यहाँ पे की गई कांग्रेस के द्वारा स्वीकार किया गया, यही कहीं ना कहीं जाके जो है भारत और पाकिस्तान के विभाजन का कारण भी बनेगा। और भी कारण है लेकिन उनमें से ये भी एक रहेगा। लखनऊ अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल पुनः एक हो गए, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में ये दोनों क्या हो गए, जो नरम दल और गरम दल ये भी एक हो जाते हैं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ये भी एक हो जाती है। तिलक ने लखनऊ अधिवेशन में ही नारा दिया कि स्वराज मेरा जमशीद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है। कलकत्ता की बात करेंगे, 20वां श्रीमती एनी बेसेंट जो है 32वां अधिवेशन जो हो जाएगा, ठीक है, और इसमें श्रीमती एनी बेसेंट 1917 की बात है। यह एक आयरिश महिला थी जो कांग्रेस की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष हुई। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगी, एनी बेसेंट हो जाएंगी, और ये एक आयरिश महिला थी। अगर 1894 ईस्वी की बात करेंगे तो अल्फ्रेड वेब, ठीक है, अल्फ्रेड वेब क्या थे, अल्फ्रेड वेब जो है आयरिश, अल्फ्रेड वेब क्या थे, तो अल्फ्रेड वेब जो हो जाएंगे आयरिश पुरुष हो जाएंगे, ठीक है, आयरिश पुरुष हो जाएंगे जो अध्यक्षता किए थे। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे 33वां जो मदन मोहन मालवीय 1918 की बात करते हैं, दिल्ली में हुआ था ये। इस अधिवेशन में तिलक अध्यक्ष चुने गए, ठीक है, तिलक अध्यक्ष चुने जाने वाले थे, परंतु सिरोल केलकर जो है सिरोल में लंदन जाने के कारण मदन मोहन मालवीय को जो है अध्यक्ष चुन लिया गया। पहली बार बम्बई में 1918 ईस्वी में सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। यह अधिवेशन रॉलेट एक्ट पर विचार विमर्श के लिए बुलाया गया था। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग की गई, ठीक है, मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम जो है इसी अधिवेशन में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में किया गया, जो बम्बई में हुआ था 1918 ईस्वी में। आगे देखते हैं यहाँ पे नागपुर में 35वां 1920 ईस्वी में वीर राघवाचारी, तो 1920 ईस्वी है तो जाहिर सी बात है असहयोग की बात होगी इसमें। इस अधिवेशन में कांग्रेस संविधान में संशोधन किया गया तथा कहा गया कि 25 पैसे चंदा देकर कोई भी 21 वर्षीय व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य बन सकता है। इस अधिवेशन में देश को पहली बार जो है भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजित करने की बात कही गई थी, ठीक है, भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजित करने की बात कब कही गई थी, तो ये 35वां, ठीक है, 35वां अधिवेशन जो नागपुर में हुआ था, वीर राघवाचारी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उसमें ये कहा गया था कि देश को जो है भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजित कर देना चाहिए। हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया कि हिंदी को क्या करो, संपर्क भाषा के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। ये जो नागपुर अधिवेशन था
इसमें क्या किया गया, इसमें सहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव आया था उसको पारित किया गया। सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। इसमें असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। तो असहयोग का प्रस्ताव जब सितंबर 1920 ईस्वी में जो कलकत्ता में होगा, ठीक है, ये जो हुआ था आपका 1920 ईस्वी में जो है ये नागपुर अधिवेशन में, यहाँ पे देखेंगे ये दिसंबर में हुआ था, जबकि यहाँ पे प्रस्ताव पारित किया गया था। जबकि सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में जो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था, इसमें असहयोग प्रस्ताव का जो है स्वीकार किया गया था। ठीक है, असहयोग का प्रस्ताव जो है स्वीकार किया गया था और यहाँ पे जो है दिसंबर वाले में जो है पारित कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं अहमदाबाद 36वां 27 से लेकर 28 दिसंबर 1921 ईस्वी CR दास जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे। CR दास के जेल में होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। हालांकि अध्यक्ष बनाए गए थे CR दास ही, लेकिन एक तरह से कार्यवाहक अध्यक्ष की भूमिका हकीम अजमल खान ने की थी। फिर बात करते हैं काकीनाडा, ठीक है, 38वां मौलाना मोहम्मद अली जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में ही कांग्रेस का विशेष अधिवेशन दिल्ली में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुआ। इस समय उनकी उम्र जो है 35 वर्ष थी। ये सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष बने। कौन? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे अबुल कलाम आज़ाद, जो विशेष अधिवेशन जो दिल्ली में बुलाया गया था 1923 ईस्वी में ही, उसके जो है अध्यक्षता किए थे। सबसे कम उम्र के यानी कि कांग्रेसी अध्यक्ष कौन बने थे? तो अबुल कलाम आज़ाद बनेंगे। बेलगांव की बात करेंगे, ये हो जाएगा आपका 39वां यानी 39th हो जाएगा 1924 ईस्वी। महात्मा गांधी, बेलगांव है आपका कर्नाटक में, ठीक है, ये कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है। गांधी जी ने केवल एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बन पाए। इस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए, ठीक है। इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों क्या हो गए? फिर से अलग हो गया 1924 ईस्वी में ही। कानपुर की बात करेंगे, कानपुर में जो है 40वां अधिवेशन हुआ था। सरोजिनी नायडू इसका 1925 ईस्वी में अध्यक्षता की थी और यह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी। इसके पहले जो है एनी बेसेंट वो भारतीय नहीं थी, महिला थी, जो 1917 ईस्वी में बनी थी। इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। हिंदी को क्या किया गया? राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस के एक प्रमुख नेता हसरत मोहानी ने पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा, परंतु पारित न हो सका, ठीक है, परंतु पारित न हो सका। अब बात करते हैं M श्रीनिवास अयंगर का। तो ये गुवाहाटी में जो है हुआ था। गुवाहाटी, असम का गुवाहाटी नहीं, गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी में हुआ था। इसी अधिवेशन से कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, जो 1926 ईस्वी में हुआ था। M श्रीनिवास अयंगर, निवास जहाँ भी करेंगे वहाँ पे कपड़ा पहन के ही निवास किया जाता है। तो निवास से कपड़ा, मकान और खाना, ये तीन, रोटी कपड़ा मकान, तो यहाँ पे निवास से आपका मकान नाम याद रहेगा और यहाँ पे कपड़ा से आपका खादी याद रहेगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे 42वां अधिवेशन M.A. अंसारी की बात करते हैं। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के प्रयत्नों से पूर्ण स्वराज, ये 1927 ईस्वी है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, परंतु इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ये बात ध्यान रखिएगा कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव सबसे पहले पारित कब हुआ था? 1927 ईस्वी में, लेकिन ठंडे बस्ते से निकाल के मार्केट में पेश किया जाएगा 44वां जो है, जब जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करेंगे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो है निश्चय किया गया। ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे, एक है आपका 42वां और दूसरा है 44वां, ठीक है। जैसे 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन देखिएगा, ज़रा लिंक कीजिएगा उसको, वैसे ही ये 42वां अधिवेशन है और 44वां जो है ये अधिवेशन है। तो ये अब आपको ध्यान आ जाएगा कि अच्छा, उसको पारित किया गया था लेकिन ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, और यहाँ पे पारित किया गया था और पूर्ण स्वराज का 44वां में, और इसको जो है इसकी वजह से 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने का भी निश्चय किया गया। 43वां की बात करेंगे, मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कांग्रेस का एक विदेश विभाग स्थापित किया गया। कांग्रेस का एक विदेश विभाग कब स्थापित किया गया था? तो ये आपका 43वां अधिवेशन 1928 ईस्वी में हुआ था, उसमें जो है इसको स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रमुख बातें में, कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यस्त रही इसके बाद से, ठीक है। यानी कि नॉर्मली जो है 1930 ईस्वी में कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था, ठीक है।
सब लोग कहाँ व्यस्त थे, सभी ने अवज्ञा आंदोलन में व्यस्त थे। कराची की बात करते हैं, वल्लभ भाई पटेल की बात हो जाएगी। अब राष्ट्रीय आर्थिक, यहाँ पे आ जाती है बात, 3-4 वर्ड आप ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम याद रखिएगा, यानी राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंध प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य का प्रस्ताव भी जो है पारित किया गया। कराची अधिवेशन में गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि पहली बार जो है जब ये वो समय है जब आपका भगत सिंह को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता के बाद जो है ये जा रहे थे 29 मार्च को 1931 को, ठीक है, ये हुआ था और इसके लिए ये कराची जा रहे थे और पंजाब से होते हुए जा रहे थे। तो लोगों ने इनको काले झंडे दिखाए थे, क्योंकि ये चाहते तो कहीं ना कहीं एक अड़ंगा लगा के गांधी इरविन समझौते के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है बचाने का प्रस्ताव इरविन के सामने रख सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और इसीलिए जो है इनको पहली बार जो है बुलेट प्रूफ गाड़ी में लेके जाया गया और यहीं पे इन्होंने कहा था कि मुझे काले झंडे दिखा दो या फिर मुझे मार दो तो क्या होगा, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद थोड़े मरेगा, ये तो हमेशा जिंदा रहेगा। अब बात करते हैं 47वां अधिवेशन 1933 ईस्वी, श्रीमती नेल्ली सेनगुप्त, ठीक है, नेल्ली सेनगुप्ता प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष। वो क्या थी, एनी बेसेंट वो आयरिश महिला थी, ठीक है। अल्फ्रेड वेब क्या है, आयरिश पुरुष हैं, ठीक है। और ये क्या है, प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष हैं श्रीमती नेल्ली सेनगुप्त, ठीक है। ये कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 47वां, ठीक है, 47th की बात करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे 48वें में राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस का कोई अधिवेशन जो है 1934 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, ठीक है, 1935 ईस्वी में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। अब 1936 ईस्वी की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और यहाँ पे 48वां के बाद 49वां होगा, 49th होगा। इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड यानी CPB की स्थापना की गई। कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया। अब जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे, समाजवाद निर्धारित किया गया। नेहरू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, हाँ मैं समाजवादी हूँ, मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है। अब अगली बात क्या है, यहीं पे देखिए कितनी अच्छी बात है, यहाँ पे किसने कहा था कि हाँ मैं समाजवादी हूँ, मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है, तो नेहरू ने कहा था। कब कहा था, जब ये अपना 49वां अधिवेशन जो चल रहा था लखनऊ में, तो अध्यक्षीय भाषण में कहा था इन्होंने। अगला देखेंगे फैजपुर बंगाल में, ठीक है, फैजपुर कहाँ है, बंगाल में होगा और ये 1937 ईस्वी में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में हुआ, क्योंकि फैजपुर क्या था उस समय, बंगाल का एक गांव था। इस अधिवेशन में 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम, यहाँ पे देखेंगे अब जब गांव में कर रहे हो तो कृषि कार्यक्रम, गांव किसानों से संबंधित है तो कृषि कार्यक्रम की बात करोगे और इन्होंने जो है कृषि कार्यक्रम का जो है बात किया, ठीक है। 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया। हरिपुरा गुजरात 91वां की बात करेंगे, सुभाष चंद्र बोस जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे। प्रमुख बात यह है कि यह अधिवेशन भी एक गांव में हुआ। यह अधिवेशन जो है ये भी कहाँ हुआ था, ये भी एक गांव में हुआ था, लेकिन यह हरिपुरा कहाँ है, गुजरात में है। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी, ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। किसका, नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष किसको बनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इसी अधिवेशन में भारत की स्वतंत्रता में रजवाड़ों को भी जो है शामिल किया गया। इसी अधिवेशन में कि भारत की स्वतंत्रता में रजवाड़ों तुम भी आ ही जाओ। त्रिपुरी अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 52th, ठीक है, मतलब 52वां अधिवेशन है। 52nd सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1939 में जो है आपका इसका अधिवेशन हुआ था, ठीक है, 1939 में हुआ था। पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव हुआ था, इसमें सुभाष चंद्र बोस एवं गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के बीच मतदान हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया की 1377 के बदले में 1580 मतों से जो है इनको पराजित किया, ठीक है। परंतु अपनी कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाए गए, मतलब इनके त्यागपत्र के बाद से।
अब बात करते हैं यहाँ पे रामगढ़ का। ठीक है, रामगढ़ में यहाँ पे देखेंगे सबसे लंबे समय तक कंटिन्यू रहेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, 40 से लेकर 45, क्योंकि बीच में कोई अधिवेशन हुआ ही नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने के कारण जब कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया तथा सभी कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया, तब 1941 से लेकर 45 के मध्य कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हो सका, क्योंकि वेवेल योजना में सबको रिहा किया जाएगा, उसका से शिमला समझौता किया जाएगा। ठीक है, शिमला में बुलाया जाएगा, तब तक ये लोग सभी जेल में रहेंगे। अतः इन वर्षों में अबुल कलाम आज़ाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे और सबसे नाजुक दौर के अध्यक्ष रहे। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के समय में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू 1946 ईस्वी, जवाहरलाल नेहरू ने नवंबर में इस्तीफा दे दिया, अतः कृपलानी अध्यक्ष बनाए गए थे। 54वां की बात करेंगे, 54th की बात करेंगे तो यहाँ पे आचार्य जेपी कृपलानी ही बनेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृपलानी ही अध्यक्ष थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 19 नवंबर 1947 ईस्वी में इस्तीफा दे दिया, अतः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो अध्यक्ष बनाए थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। और यहाँ पे देखेंगे यानी कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेपी कृपलानी के समय में कृपा हुआ था। ठीक है, एक तरह से हम ये याद रखने के लिए। आगे देखेंगे यहाँ पे 1948 में पट्टाभी सीतारामैया थे, और नासिक में जो 56वां, ठीक है 56th हुआ था, इसमें पुरुषोत्तम दास टंडन थे। नासिक अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार खड़े हुए। पटेल ने पीडी टंडन, ठीक है, यानी कि पुरुषोत्तम दास टंडन का समर्थन दिया। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुरुषोत्तम दास टंडन को समर्थन दिया, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने जेपी कृपलानी को। तीसरे उम्मीदवार जो थे शंकर राव देव थे। टंडन को 1306 मत, कृपलानी को 1092 एवं शंकर राव देव को 202 मत मिले। नेहरू के दबाव के कारण 8 सितंबर 1951 ईस्वी को टंडन ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखेंगे 60वां 1955 ईस्वी में उच्छंग राय, नवल राय, ढेबर रहेंगे। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने देश में लोकतांत्रिक आधार पर समाजवादी राज्य की स्थापना की नीति स्वीकार की 1955 ईस्वी में। और फाइनली यहाँ पे हो जाएगा एक 60वां, याद करना है तो कर लो, और नहीं तो कोई बात नहीं। नीलम संजीवा रेड्डी रहेंगे इस समय। बंगलौर में यह अधिवेशन हुआ था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद छोड़कर कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद छोड़कर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे ये नीलम संजीवा रेड्डी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चंस मैं 2 PDF हर एक चैप्टर का डालूंगा। मैंने सोचा कि कल एक ही डालूंगा, लेकिन 2 डालूंगा। एक ब्लैंक रहेगा ताकि उसको आप खुद मार के देख सको, और एक में आंसर टिक किया हुआ रहेगा। बाकी देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी आगे तो उसका एक वीडियो बना दूंगा, नहीं तो फिर SK पांडे ख़त्म होता है, फिर दोबारा कभी 3-4 महीने बाद फिर से टाइम मिलता है, कुछ बुक कंप्लीट हो जाता है। अप्रॉक्स 20-25 बुक अच्छे बुक कंप्लीट करने हैं, उसके बाद से फिर उनका रिवीजन स्टार्ट करना है। मतलब UPSC का प्री एग्ज़ाम एंड मेंस, प्री के पहले मेंस का आधा सिलेबस वो हम लोग का कंप्लीट होना चाहिए, और प्री के लिए एकदम मजबूती से मजबूत उम्मीदवार के साथ कंप्यूटर के तहत एग्ज़ाम देना है। यही इस पूरे चैनल का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, थैंक यू।